गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पे। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जाना था। चैप्टर नंबर 15 के बारे में हम लोगों ने बात करी थी और आज भी हम लोग 15 चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना था कि एलवर जल क्या होते हैं और वे कौन से पानी होते हैं जिसमें जल की मात्रा घटती ही जाती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने उसमें जानने की कोशिश करी थी और आज के वीडियो में हम यहाँ पे जान लेंगे कुछ बातें। जैसे कि मैंने आपको बताया था संगणन के बारे में, तो संगणन का आखिर मतलब होता क्या है, क्योंकि अगर हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो कोई भी वर्ड पढ़ते टाइम उसकी हमें एक बार मतलब ज़रूर समझ लेना चाहिए। ओके, तो ये संगणन होता क्या है, आइए हम इसे थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जब भी जो हल्की हवाएं होती हैं ना, हल्की हवाएं जल वाष्प को क्या करती हैं, ऊपर की ओर लेके उड़ती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे उनके बीच जो एक कर होता है तो उसके साथ वो क्या करेंगी कि वो एक दूसरे के साथ चिपकने लगता है। क्या करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं और वो कण बड़े होने लगते हैं। धीरे धीरे वो कण बड़े होने लगते हैं और देन होता क्या है कि वो ठंडे होने लगती है और ठंडे होने के बाद में जो प्रक्रिया कहलाती है उसे हम संगणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम संगणन बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसे समझ लेना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है और जनरली भी ये बातें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। होता क्या है इसकी, जिन छात्रों को एक तरीके से जो वनों की कटाई होती है ना, तो वहाँ पर जो जल होता है, ठीक है, तो वो भूमि के नीचे नहीं जा पाता है। ये यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है। वर्षा का जल क्या होता है, धीरे धीरे ज़मीन में गिरने लगता है और ज़मीन पर गिरने के बाद वो पानी मिट्टी के द्वारा एक तरीके से वो अवशोषित होता रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्पंदन की प्रक्रिया हम उसे बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। और आप सभी लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको बताया क्या जा रहा है, आप यहाँ पे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और इस पिक्चर में आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो लोग हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो लेडीज़ हैं ये दूर दूर से पानी लेने के लिए कहाँ पे आ रही हैं, पानी लेने के लिए बहुत ही दूर जा रही हैं। घर से हो सकता है 5 किलोमीटर की दूरी पे हो, 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, तो ये लोग पानी के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। वो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और जिसके घर में बच्चे या फिर कोई लेडी नहीं होती है तो वो ओल्ड लोग भी, जैसे कि दादी माँ होती हैं, तो वो भी पानी लेने के लिए उन्हें भी घर से बाहर जाना पड़ता है काफ़ी दूरी को तय करके। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो ई रिक्शे से उसको जाते हैं, तो वो पैदल उस दूरी को तय करते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको वैल्यू बताई जा रही है पानी की, कि लोग इतनी दूर दूर से पानी लेने जाते हैं तो आपको पानी को बचाना चाहिए, आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। पानी को आपको बर्बाद नहीं करना है, आपको उसको बचाना है और आप दूसरों को भी समझा सकते हैं कि पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आता है आपका भौम जल। आखिर जो भौम जल है वो होता क्या है, इसे हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो कई, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ भौम जल के बारे में, एक बार हम इसके बारे में थोड़ा डीपली और जान लेते हैं। होता क्या है, हमारी इस पृथ्वी पे मिट्टी के नीचे पाए जाने वाला जो जल होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे भौम जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम उसे भौम जल बोलते हैं। अब क्या होता है कि वर्षा का जो जल हमें प्राप्त होता है, वर्षा का जल नदियों के माध्यम से आपका झीलों तक बहुत दूर दूर तक पहुंचता है, सागर महासागरों तक जाके वो मिल जाते हैं। अब जो वर्षा के जल को पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अवशोषित कर लेता है। अब माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ कि पेड़ पौधे जल को अवशोषित क्यों करते हैं, वर्षा के जल को वो लोग अवशोषित क्यों कर लेते हैं, तो वो अवशोषित करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो एक तरीके से खाना बनाते हैं। ये आप सभी लोग भी जानते हैं और लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। तो वर्षा का जल कौन अवशोषित करता है, पेड़ पौधे करते हैं। क्यों करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
भौम जल का एक ऐसा स्तर होता है गाइस कि आप देखेंगे यहाँ पे, जिसमें से जो भूमिगत जल होता है ना वो हम प्राप्त करते हैं और उसी जल को हम पीते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अब आपका आता है सेकंड वाला पॉइंट, अंतस्पदन। आखिर हम इसे क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जल का अवशोषण। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है जल का अवशोषण। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप कोई भी ऐसा वर्ड देखते हैं, अगर आप क्लास नहीं ले रहे होते हैं और आप बुक में किसी भी ऐसे वर्ड को पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले गूगल पे जाइए या फिर अपने आप पहले सोचने की कोशिश करिए। देन आप किसी अपने बड़े भाई से, सिस्टर से, पापा से उसे पूछने की कोशिश करें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देन आप गूगल पे सर्च करें, क्योंकि आपको ऐसे ही रट्टे तोते की तरह उसको पढ़ना नहीं है, आपको रट्टिफिकेशन नहीं करना है, आपको जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। इसलिए आपको एक एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से पता रहनी चाहिए। तो अंतस्पदन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जल का अवशोषण। जो वर्षा का जल होता है ना, वर्षा जल और एक तरीके से जो अन्य स्रोत होता है, जैसे आपका नदियाँ हो गया, तालाब हो गया, और उनका जो जल होता है, ठीक है, जल मृदा में एक तरीके से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में वो रिक्त स्थानों की तरह दरारों में भरा होता है, ठीक है। और भूमि में जो जल का रिसाव होता है उसे हम अंतस्पदन बोलते हैं। लाइक ऐसा कोई भी पत्थर हुआ, अब पत्थर के में कोई भी एक तरीके से गड्ढा हुआ, उसमें पानी भर जाएगा। इस तरीके से आपको ये यहाँ पे सोच के चलना है। अब क्या होता है, जो अंतस्पदन की जो दर है ना वो सारी मिट्टियों में अलग अलग होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब जो बलुई मिट्टी होती है ना, आप सभी लोग जानते होंगे बलुई मिट्टी के बारे में। जो बलुई मिट्टी होती है ना, तो उसमें जो इसकी दर होती है वो काफ़ी अधिक होती है, और जो आपका चिकनी वाली मिट्टी होती है उसमें इसकी जो दर होती है वो काफ़ी कम मात्रा में होती है। तो चिकनी मिट्टी जो होती है ना, चिकनी मिट्टी में पानी को पकड़े रहने की जो क्षमता होती है ना वो काफ़ी हद तक अच्छी होती है, और जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी में ऐसी कोई क्षमता उसमें नहीं होती है। ये यहाँ पे आपको सोच समझ के चलना होता है और आपको हर एक बात को काफ़ी अच्छे से समझना होता है। ओके, अब आपका एक और पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक वर्ड और है जिसका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जलभर। आखिर ये जो जलभर है इसका मतलब क्या होता है, आइए इसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जलभर आखिर होता क्या है। तो गाइस, भूमिगत जल जो होता है ना, भूमिगत जल तब अंतस्पदन के माध्यम से नीचे की ओर रिसती रहती है। तो क्या होता है कि भूमि के अंदर आ जाती रहती है, और तब भूमि के अंदर वो आ जाती है तो वह विभिन्न प्रकार की परतों के बीच में एक जो रास्ता होता है ना, उसका जो स्रोत होते हैं उसके बीच से वो होती हुई शैलों के बीच में जल का बहाव जो जमाव करती है। जमाव मतलब जमा करती है जल को वहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं जल भर। मतलब जल और भर, जल को लिया और भर दिया और उसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। आप इसे यहाँ पे वर्ड से थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप उसे मुझे बताएं। होता क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं जो बादल होता है ना, तो बादलों से वर्षा होती है, ठीक है। आप इस पिक्चर को देखें और इसे समझने की कोशिश करें। क्या होता है, बादलों से वर्षा हुई। अब जो फिर से क्या होगा कि जो पुनः पूर्ति, अब पुनः पूर्ति कैसे होती है कि मिट्टी के अंदर से देन जो जल का अवशोषण करती है ना, तो जल मिट्टी के ऊपर क्या होता है कि जल मिट्टी के ऊपर से बहते हुए जा रहे हैं और नदियों से लेके जो तालाब होते हैं, जो झरने होते हैं, उनको भरने लगते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। ये आपका बादल हो गया, बादल से वर्षा आई, अब आने के बाद में पुनः पूर्ति हुई इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जल आएगा और आने के बाद में वो इस तरीके से नदियों तालाबों तक पहुँच रहा है, ठीक है, नदी और झीलों तक। ये यहाँ पे आपको इसको समझ के चलना है। इसकी पुनः पूर्ति के बाद उनका अंतस्पदन होता है। देन जो जल है ना वो रिस रिस के भौम जल पहुँचता है, ठीक है। भौम जल पहुँचा और फिर यहाँ से वो धीरे धीरे पहुँचता रहता है, और ये एक स्तर होता है कि जहाँ पे जो भूमिगत जल होता है ना, तो जल की जो प्रचुरता होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और वो यहाँ पे जमा हो जाता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा।
अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हैंड पंप के बारे में। और आपको क्या करना है, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कल, वो आपको थोड़ा सा पहले पढ़ लेना है, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से उसके बारे में फिर समझ आएगा। तो आप हैंड पंप के बारे में ज़रूर पढ़ के आएँ कि हैंड पंप की सहायता से हम कैसे उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जल को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हैंड पंप को, और ये यहाँ से भूमि से लगा हुआ है, यहाँ से जल कैसे निकल रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के आएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। और आपको तब मैं पढ़ाऊँगी तो आप उसको रिपीट कर पाएंगे आप काफ़ी अच्छे से, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ पाएगा। और तब समझ अच्छे से आ पाएगा तो आप उसको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाएंगे, और तब भूल नहीं पाएंगे तो आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपका साइंस ही नहीं बोल रही हूँ मैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट आप उसको इसी तरीके से पढ़ें तो आप काफ़ी अच्छे से उसमें नंबर को स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपका स्कोर बन सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।